निरुपम? यस सर। ठीक है, समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास कंट्रोलर है और अगर मुझे क्या करना है कि कोई जेएसपी फाइल, बेसिकली जेएसपी जो है वो डायनामिक एचटीएमएल कंटेंट क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है? तो आप एचटीएमएल यूज़ कीजिए या जेएसपी, एक ही बात है, बेटर है अभी जेएसपी यूज़ कीजिएगा आप लोग, ठीक है? इसमें भी सारे एचटीएमएल के टैग्स ही यूज़ होते हैं, ठीक है? एक सैंपल देखिए आपको दिखाता हूँ मैं। 2 चीज़ें याद रखिएगा। स्टार्टर प्रोजेक्ट बनाने के बाद इस वाले में आपको कंट्रोलर बनाना है जावा फाइल में, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में बेसिक चेंजेज आपको कर देने हैं, अभी फिलहाल के लिए ये चेंज करना है आपको, बाकी आगे का जो मैं बताते जाऊंगा तब करना है, ठीक है? और मेन के अंदर एक वेब ऐप का फोल्डर जरूर बना लेना है और उसके अंदर आप जो भी फाइल देंगे वो आप कंट्रोलर के थ्रू डायरेक्टरी कॉल कर सकते हैं। हालांकि स्प्रिंग फ्रेमवर्क में टाइल्स अलग अलग फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे थाइमलीफ हो गया आपका, टाइल्स फ्रेमवर्क हो गया, इनका भी यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग इनिशियल फेज में डायरेक्ट जेएसपी को कॉल करके अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे बस ज़्यादा नहीं, 2 चीज़ें ध्यान दीजिएगा कि मैंने जो कंट्रोलर बनाया है, ठीक है? तो मेरे यूआरएल के आइडेंटिफिकेशन के लिए एक तो ये एनोटेशन यूज होता है @कंट्रोलर, और जो मेरा यूआरएल कॉल होना है, ठीक है? उसके साथ मैं रिटर्न करा रहा हूँ अपनी जेएसपी को, ठीक है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, बाकी चीज़ों को अभी रहने दीजिए, आप बस इतना ध्यान दीजिए। अब क्या करते हैं हम लोग, इसे रन करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। बीच-बीच में जैसे ही आप कोई चेंजेस करेंगे, ये बिल्ड करते समय थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है? अभी मैंने सिंपली क्या किया है कि मैंने एक यूआरएल, एक कंट्रोलर बनाया है, उसके अंदर मैंने अपना एक गेट यूआरएल दिया है और इसके थ्रू मैं अपनी जेएसपी को कॉल कर रहा हूँ, ये जेएसपी, ठीक है? एक बार हम लोग इसको रन करते हैं। स्प्रिंग बूट ऐप रन करना है। अब जैसे ही रन करेंगे, आपके स्क्रीन पे जो है स्प्रिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है आपका विजिबल होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, कंसोल पे आपके। जैसे ही इसने लिख दिया स्टार्टेड, इसका मतलब है कि आपका जो सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है इस पोर्ट पे, ठीक है? अब इसे हम लोग एक बार अपने ब्राउज़र में गेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? यहाँ मैंने दिया लोकल होस्ट 8082 एंड व्हाट इज़ माय कंट्रोलर नेम। मैं अपने कंट्रोलर का ये नेम कॉपी करके और यहाँ सिंपली पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? अच्छा, यहाँ एक चीज़ और है, एक मिनट। देखिए, अभी तक क्या करते थे कि हम डायरेक्ट कंट्रोलर को कॉल कर सकते थे, जो कल मैंने आप लोगों को बताया था, डायरेक्ट कंट्रोलर को कॉल कर सकते थे। अब आप इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए आप इसका एक कॉन्टेक्स्ट पाथ भी सेट कर सकते हैं। जैसे बुक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए पीएमएस कर दिया, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए उससे रिलेटेड कर दिया। मैंने क्या किया है कि सिंपली आईटीपी सीएसटी एक ले रखा है। तो अब आपको क्या करना है कि आपने कंट्रोलर के पहले ये यूआरएल भी ऐड करना है। मैं एक बार फिर से इसको समझाता हूँ। ठीक है? ये देखिए हमारी जेएसपी कॉल हो गई। समझिएगा, इस चीज़ को फिर से समझिएगा। देखिए, एक तो तरीका ये है कि हम लोग इसको इस डायरेक्ट कंट्रोलर को कॉल करें, ठीक है? बट अब ये इस तरह से इसको एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन का नेम देने के लिए क्या है, हमारे पास स्प्रिंग ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी है इसका कॉन्टेक्स्ट पाथ सेट करने के लिए। इस कॉन्टेक्स्ट पाथ का आप जो भी नाम देंगे, अब आप जब भी किसी कंट्रोलर को कॉल करेंगे, तो वो कॉन्टेक्स्ट पाथ का नेम आपको पहले देना पड़ेगा। ये इसलिए होता है कि अगर आपके मल्टीपल एप्लीकेशंस रन कर रहे हैं, ठीक है?
तो आपको इस एप्लीकेशन के बारे में पता हो कि ये यूआरएल जो है ये स्पेसिफिक इस आईटीपी सीएसटी कंटेक्स्ट पाथ वाले एप्लीकेशन के लिए है। ठीक है, अगर मल्टीपल एप्लीकेशन हो तो वहां पे आपको आइडेंटिफिकेशन में आसानी होती है। तो आप और ये इनेबल किया जाता है यहाँ से server.servlet.context.path। इस तरह के कई सारे और जो है कॉन्फ़िगरेशन आपको टाइम टू टाइम आएँगे। तो 2 कॉन्फ़िगरेशन तो आपने देख लिया। एक ये जो है वो कॉन्टेक्स्ट पाथ सेट करने के लिए और एक जो है वो सर्वर का पोर्ट सेट करने के लिए। ठीक है? अभी हम लोग आते हैं कि देखिए क्या हम लोगों की जेएसपी कॉल हो गई, तो हम लोगों ने क्या किया कि hello.jsp अगर हम यहाँ कोई भी पाथ नहीं देते हैं, अभी हम लोगों ने कोई भी व्यू रिज़ॉल्वर नहीं ऐड कर रखा है, ना ही कोई अलग से फ्रेमवर्क ऐड कर रखा है, तो ये जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जाके सर्च करेगा मेन के वेब ऐप फ़ोल्डर के अंदर और मेन के वेब ऐप फ़ोल्डर में जब इसे मिल जाएगा hello.jsp तो ये इसके कंटेंट को रेंडर कर देगा। hello.jsp में हम लोगों ने ये दे रखा है। ठीक है? तो ये तो हो गया कि कॉलिंग ए जेएसपी। आप कोई जेएसपी जो है वो कंट्रोलर के थ्रू कैसे कॉल कर सकते हैं। ठीक है? जैसे अब एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं। एक एग्ज़ाम्पल और लेकर देखते हैं। ठीक है? सपोज़ मैं कोई कंट्रोलर बनाता हूँ मैं कोई कंट्रोलर बनाता हूँ और मैं इस कंट्रोलर का नाम देता हूँ वेलकम। ठीक है? अभी फ़िलहाल के लिए मैं मेथड का नाम भी यही दे देता हूँ, वेलकम। और जो मेरी जेएसपी कॉल होनी है उसका नाम भी मैं दे देता हूँ फ़िलहाल के लिए वेलकम। इनसाइड वेलकम मेथड ताकि कंसोल पे पता चल जाए मुझे। अब मुझे ये बताइए कि ये वेलकम डॉट जेएसपी मैं कहाँ बनाऊँगा? निरुपम, मालिनी, सर वेब ऐप के अंदर, करेक्ट। मेन में वेब ऐप कोर्स के के अंदर। अंदर, मेन के अंदर, वेब ऐप के अंदर मैं बनाऊँगा वेलकम डॉट जेएसपी। ठीक है? आइए हम लोग वेलकम डॉट जेएसपी बनाते हैं। स्टेप बाय चीज़ों को समझते चलिए तो बहुत आसानी होगी। ठीक है? मैंने सपोज़ इसे कर दिया और वेलकम यहाँ लिख दिया। ठीक है? अब अब मैंने क्या किया? सिंपली अपने एप्लीकेशन को रीलॉन्च कर दिया। ठीक है? तो मेरा एप्लीकेशन लॉन्च हो गया है। अब मुझे क्या करना है? देखिए यहाँ पे इसने बता दिया कि 8082 पोर्ट पे मेरा एप्लीकेशन रन कर रहा है। ठीक है? अब मैं यहाँ जाऊँगा ITP-CST मैंने क्या कर रखा है अपने कॉन्टेक्स्ट पाथ में दे रखा है। यहाँ मैं क्या दूँगा? वेलकम। मैंने जैसे ही किया वेलकम, ठीक है? मेरी जेएसपी वेलकम वाली कॉल हो गई। ठीक है? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? रमेश, राजू? मालिनी यहाँ तक समझ में आया? शीतल? यस सर। ठीक है। ये बेसिकली देखिए कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी कि कंट्रोलर जो है, कंट्रोलर कैसे बनाया जाता है। जेएसपी के लिए जो मैं यूआरएल कॉल करूँगा वो कैसे कॉल करूँगा, ठीक है? तो एक तो ये हो गया आपका कॉलिंग ए जेएसपी कि आप जेएसपी कैसे कॉल करते हैं और कहाँ पर रखने पे वो ऑटोमेटिकली कॉल कर लेता है। अब हम नेक्स्ट जो है एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में एंटर करने जा रहे हैं, ठीक है? देखिए कोई भी एप्लीकेशन स्टैटिक होता है और जब उसे डायनामिक बनाते हैं तो डायनामिक बनाने के लिए हमारे पास जो है बेस्ट अप्रोच क्या होता है कि हम लोग डेटाबेस का यूज़ करें। ठीक है? हम लोग डेटाबेस का यूज़ करें, ठीक है? तो अभी के लिए जो है अ, हमारे पास एक इन मेमोरी डेटाबेस होती है। इन मेमोरी डेटाबेस समझते चलिएगा इसको, बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है? एक होता है इन मेमोरी डेटाबेस जिसे कहा जाता है H2 डेटाबेस, H2 डीबी, ठीक है? H2 डीबी का काम क्या है?
कि जब आपका एप्लीकेशन रन किया, ठीक है, जब आपका ये एप्लीकेशन है, ये सर्वर आपने स्टार्ट किया जो कि आपके एप्लीकेशन को लॉन्च करने का काम कर रहा है। तो लॉन्च करते समय आपने जो भी इनिशियल इसको एसक्यूएल कमांड्स बता रखे हैं, वो कैसे बताएँगे वो भी मैं आगे बताऊँगा, ठीक है। इनिशियल एसक्यूएल जो भी आपने इसको एग्ज़ीक्यूट करने को दे रखा है, उसके हिसाब से ये आपका टेबल क्रिएट कर देगा, ठीक है। अगर आपने इंसर्ट का कमांड दे रखा है, तो ये इंसर्ट भी कर देगा टेबल में। अब ड्यूरिंग द फेज ऑफ ये रनिंग, जब तक ये एप्लीकेशन रन हो रहा है और दोबारा रीस्टार्ट नहीं होता है, तब तक ये सारा का सारा आपके मेमोरी में अवेलेबल रहेगा। एक तरह से समझिए कि रेडीमेड आपको डेटाबेस प्रोवाइड कर देता है। अब उस डेटाबेस के आप ऊपर आपको जो ऑपरेशन करना है, वो कीजिए। टेस्टिंग पर्पज़ से बेसिकली ये डेटाबेस यूज़ किया जाता है, ठीक है? टेस्टिंग पर्पज़ के लिए या अगर डेमो देना हो किसी प्रोजेक्ट का, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। अब अगर H2 डेटाबेस मुझे यूज़ करना हो स्प्रिंग में, तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ देखिए। आई होप आपको स्क्रीन विज़िबल हो रहा होगा और इसमें ये इतनी चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है? ये देखिए, ये H2 रिलेटेड यूआरएल होता है। यहाँ पे मैंने अपने डेटाबेस का नाम दे रखा है माई डेटाबेस। आप कोई भी डेटाबेस का नाम दे सकते हैं, ठीक है? सपोज़ मैं दे देता हूँ बीएमएस, ठीक है? बुक मैनेजमेंट सिस्टम पे हम लोग थोड़ा-सा आज स्टडी करते हैं। सॉरी आपको आवाज़ थोड़ी जो है वो अलग लग रही होगी, जुकाम वगैरह हो रखा है इसलिए। खैर देखिए, ये बीएमएस नाम का मैं डेटाबेस बनाता हूँ, ठीक है? यूज़र नेम पासवर्ड अभी फ़िलहाल के लिए यूज़र नेम में ऐसे दे देता हूँ, ठीक है? तो हमारा ये क्या है कि H2DB एंड कॉन्फ़िगरेशन इसे अगर यूज़ करना हो, तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है? ये कॉन्फ़िगरेशन आप नेट पे सर्च करेंगे ईज़िली मिल जाएगा। मैं जो आपको वर्कस्पेस दूँगा उसमें उसमें से भी आप कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये स्पेसिफ़िक कॉन्फ़िगरेशन आपको एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फ़ाइल के अंदर करनी होती है। ठीक है? आप जैसे ही ये करते हैं, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं या यूँ कहिए कि आपके सामने H2 डेटाबेस एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है? आप ध्यान दीजिएगा कि जब मैं इस एप्लीकेशन को रन करूँगा, फिर आप कंसोल देखिएगा। अभी मैं कंसोल क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है? कंसोल मैंने जैसे ही रन होगा ये, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको जो है वो H2 कंसोल अवेलेबल हो गया है। ठीक है? H2 कंसोल जो है वो आपको H2 कंसोल आपको अवेलेबल हो गया है इस यूआरएल से। तो अब आप क्या करेंगे जाकर H2 हाइफ़न कंसोल जैसे ही करेंगे, आपके सामने एक इस तरह का कंसोल अपीयर हो जाएगा। ये देखिए इसकी अच्छी बात ये है कि आपको कहीं भी कोई अलग से डेटाबेस इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और आप डेटाबेस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो ये बहुत ही अच्छा एक है मतलब टेस्टिंग पर्पज़ से या इमीडिएट अगर चाहिए कोई डेटाबेस उसके लिए, ठीक है? हम लोगों ने डेटाबेस का नाम क्या दिया था? बीएमएस, ठीक है? बीएमएस हमने जैसे ही किया, अब देखिए यहाँ पर जो है आपको 3 टेबल ऑलरेडी बने हुए हैं। ये 3 टेबल कहाँ से बने हैं? इसको समझिए। स्टूडेंट्स आप लोग पहले H2 डेटाबेस कैसे अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, ये समझ गए आप लोग या नहीं? देखिए स्प्रिंग में बेसिकली हर जगह कॉन्फ़िगरेशन ही है। की वैल्यू पेयर आप ऐड करते जाइए, आपका सारा का सारा प्लगइन जो है वो एक्टिवेट होते जाएगा। इसी चीज़ के लिए पहले के फ्रेमवर्क में क्या करना पड़ता था कि एक्सएमएल में कई जगह एंट्री करनी पड़ती थी और ना जाने कितने तरह के कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते थे जावा फाइल में। स्प्रिंग की खासियत ही यही है कि आप इसमें की वैल्यू पेयर में आप इसको बता दीजिए, ये ऑटोमेटिकली आपके लिए सारी चीज़ें इनेबल कर देता है। ठीक है? तो ये कोड जो है देखिए 2 जगह चेंजेज़ आते हैं अगर आपको H2 यूज़ करना है तो, ठीक है? समझिएगा कहाँ-कहाँ चेंज आएगा। सबसे पहला है आपका
देखिए pom.xml आपका सबसे इम्पोर्टेंट फाइल है। pom.xml ही ऐसी जगह है कि जहाँ पे आपको जो भी नया प्लगइन यूज़ करना है, जो भी नए फीचर यूज़ करने हैं, तो उससे रिलेटेड डिपेंडेंसीज़ आपको यहाँ ऐड करनी पड़ती है। ठीक है? जैसे देखिए H2 डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन ये फ़ोल्डर मैं अभी आपको प्रोवाइड कर दूँगा वर्कस्पेस का। H2 डेटाबेस के लिए ये 2 चीज़ें आपकी रिक्वायर्ड है। एक तो है स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा जेपीए और एक H2 के लिए ये H2 डेटाबेस, com.h2 डेटाबेस। आप जैसे ही ये डिपेंडेंसीज़ ऐड करते हैं आप जैसे ही ये डिपेंडेंसीज़ ऐड करते हैं, वैसे ही आपका डेटाबेस के लिए जो है कंसोल एक्टिव हो जाता है। ये कंसोल बेसिकली और कुछ नहीं है, आपने पहले भी डेटाबेस यूज़ किया होगा, चाहे माईएसक्यूएल किया होगा या पोस्टग्रेस किया होगा, ठीक है? तो उसके लिए भी आपको एक कंसोल दिया गया होगा, एक डैशबोर्ड दिया गया होगा, जहाँ पे आप उस डेटाबेस में कितने टेबल्स हैं, ये देख पाते होंगे, उन टेबल्स में कितने रिकॉर्ड्स हैं, ये देख पाते होंगे। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है? तो ये तो हो गया कि एच2 का कॉन्फ़िगरेशन। अब अभी आप लोगों ने देखा कि जब एच2 कंसोल जो आया, यहाँ मेरे पास ऑलरेडी 3 टेबल बने हुए हैं। ये टेबल कहाँ से बने? तो इस टेबल के लिए देखिए, ये स्प्रिंग कहता है कि आप रिसोर्स के फ़ोल्डर के अंदर आप एसक्यूएल नाम की फ़ाइल बनाइए और उस एसक्यूएल में आप जो भी आप बेसिकली जो भी कमांड लिखेंगे, एसक्यूएल रिलेटेड क्वेरीज़ लिखेंगे, वो आपका रन टाइम में एक्टिव हो जाएगा, ठीक है? अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्कीमा। स्कीमा डॉट एसक्यूएल जो है वो डिफ़ॉल्ट नेम है बेसिकली आपका जितने भी टेबल बनने हैं उसके लिए। देखिए मैंने क्या किया था कि स्कीमा के अंदर आपका टेबल बना रखा है कंट्रीज़ नाम का, स्टेट नाम का, बुक्स नेम का, आप इसी तरह से और भी टेबल बना सकते हैं। सपोज़ मैं एक टेबल बना लेता हूँ यहाँ पे, अगर मुझे ज़रूरत है मुझे डिस्ट्रिक्ट की ज़रूरत है, ठीक है? तो मैं एक डिस्ट्रिक्ट नाम का टेबल बनाता हूँ और यहाँ पे मैं देता हूँ कि मेरी डिस्ट्रिक्ट आईडी और मेरा डिस्ट्रिक्ट नेम, ठीक है? बाकी चीज़ें अभी मैं हटा देता हूँ। ये मैं प्राइमरी की रख देता हूँ डीआईडी को। डीआईडी मेरा जो है वो प्राइमरी की हो गया, ठीक है? अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब देखिए जैसे ही मैं इसको लॉन्च करूँगा, तो अभी मेरे सामने देखिए H2 कंसोल में कितने टेबल्स हैं, बुक, कंट्री और स्टेट, एक टेबल और बढ़ जाएगा, ठीक है? देखिए इसको मैं ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि H2 डेटाबेस से कनेक्ट करके, यानी आपको एडिशनल अलग से कोई भी डेटाबेस इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इस डेटाबेस का यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट का काम कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए मैं चलता हूँ यहाँ अपने H2 कंसोल में, ठीक है? आप लोग देखेंगे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नाम का जो है एक टेबल और बन गया है। ठीक है? आप जैसे ही डिस्ट्रिक्ट टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको टेक्स्ट एरिया में ये इसके क्वेरीज़ रिलेटेड सारे अपने आप आ जाएँगे, ठीक है? आप जैसे ही इस रन पे क्लिक करेंगे, तो ये अभी दिखाएगा कि कोई भी रो इसके अंदर नहीं है, ठीक है? तो ये था मेरा कि H2DB का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, तो उसके लिए एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ फ़ाइल के अंदर एंट्री होती है। H2DB का कंसोल कैसे ओपन करते हैं, तो H2 हाइफ़न कंसोल यूआरएल का यूज़ करके हम H2 कंसोल ओपन करते हैं और डेटाबेस का नेम वगैरह देकर H2 कंसोल ओपन करते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ रिसोर्स फ़ोल्डर के अंदर schema.sql बनाइएगा और उसको रन करके आप जो भी इसमें टेबल बनाने का कमांड वगैरह देंगे, ये ऑटोमैटिकली सारे बना देगा, ठीक है? अब आप कह रहे होंगे कि देखिए सर इसने तो पहले से बना के रखा था। अब एक काम करता हूँ, मैं कंट्रीज़ को हटा देता हूँ, ठीक है? अब मैं फिर से अगर दोबारा रन करूँगा, ठीक है? तो ये क्या करेगा, पुराना जो भी मेरा डेटाबेस था उसका कॉन्फ़िगरेशन हटाएगा और मेरे अब कितने टेबल बनने चाहिए? 3 बनने चाहिए। तो मैं एक बार इसको रीलॉन्च करता हूँ। देखिए, अभी हम लोग चीज़ों को चंक्स में पढ़ रहे हैं। चंक्स में कैसे पढ़ रहे हैं?
कि छोटी-छोटी चीज़ें पढ़ रहे हैं। जैसे जेएसपी कैसे कॉल करते हैं, डेटाबेस में टेबल कैसे बनाते हैं इसके थ्रू, टेबल में इंसर्ट कैसे करते हैं डेटा को, अभी हम लोग ये चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग इन सबको एक जगह इंटीग्रेट करके करना शुरू करेंगे। आई थिंक ये कंट्रीज़ टेबल हम लोग कहीं और यूज़ कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल उसको सर्च करने के बजाय हम लोग ये करते हैं कि सपोज़ हम लोग डिस्ट्रिक्ट जो अभी हम लोगों ने बनाया था इसी को हटा देते हैं, ठीक है? और देखते हैं कि अब मेरा जो है यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट टेबल रहेगा या नहीं रहेगा दोबारा रीस्टार्ट होने के बाद। तो मैं इसको कर रहा हूँ रीस्टार्ट। ठीक है, यहाँ मेरा स्टार्टेड आ गया। अब मैं जैसे ही H2 कंसोल अपना ओपन करता हूँ और मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ। अब आपके पास देखिए डिस्ट्रिक्ट टेबल पहले बना हुआ था वो हट गया। इसका मतलब क्या है? ये हर बार जो है इन सारे को एग्ज़ीक्यूट करता है। इसके अलावा मैंने एक टेबल ये भी बना रखा है, सॉरी एक एसक्यूएल फाइल ये बना रखी है कि ये मेरा उन टेबल्स में रिकॉर्ड इंसर्ट करने का काम करता है। ठीक है? जैसे मेरे पास सपोज़ और ऐसा नहीं कि आप देखिए स्कीमा डॉट एसक्यूएल होगी टेबल क्रिएट करने के लिए इसका स्कीमा ही रहने दीजिएगा। इसके अलावा बाकी आप चाहें तो जितनी भी फाइल जिस भी नेम से बनाना चाहें, बना सकते हैं इंसर्शन वगैरह के लिए, ठीक है? अदर ऑपरेशंस के लिए। जैसे बुक्स के अंदर मैंने एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया है डेटा डॉट एसक्यूएल के अंदर और एक रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट किया है इसके अंदर। तो ये दोनों अलग-अलग फाइल में होते हुए भी आपका बुक्स के अंदर डेटा इंसर्ट कर रहा है। देखिए, ठीक है? इसने देखिए एक रो इंसर्ट कर दिया है, ठीक है? और एक रो सॉरी 1 मिनट इसको यहाँ नहीं इसको यहीं देना है। ये दूसरा कंसेप्ट है, इसका मैं अलग से बताऊँगा, ठीक है? इसका ये पहले इंसर्ट वाला देख लेते हैं। ठीक है, मैं जैसे ही रीलॉन्च करूँगा देखिए, हम जो स्टडी कर रहे हैं, ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा-सा बोरिंग भी ज़रूर होगा, बट इस चीज़ को समझिए कि अगर आप थोड़ा-सा इसको टॉपिक से अलग आते हैं कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट को बनाते हैं, तो उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको क्या-क्या आना चाहिए? एक तो आप कोई आईडीई यूज़ करना आना चाहिए, आपका डेटाबेस आपके पास होना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा आप जो है आपके वर्क स्पेस में आप जावा को कैसे यूज़ कर पाते हैं? जेएसपी को कैसे यूज़ कर पाते हैं, एचटीएमएल को कैसे यूज़ कर पाते हैं, ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती है। इसके अलावा आप यूआरएल का यूज़ करके यानी कंट्रोलर का यूज़ करके कोई जेएसपी या एचटीएमएल कैसे कॉल करते हैं, ये ज़रूरी है। जेएसपी या एचटीएमएल में आपका कोई अगर फॉर्म बना हुआ है, इसमें कुछ डेटा जो है यूज़र ने एंटर किया है, ठीक है? जैसे यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म है अगर यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म है अगर, तो उसके लिए क्या करेंगे आप कोई जेएसपी या एचटीएमएल का कंटेंट दिखाएँगे, फिर यहाँ से सबमिट करवाएँगे। सबमिट करने के बाद ये डेटाबेस में जाना चाहिए, लेकिन ये यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपीयर हो, इसके लिए आपको आना चाहिए ना कि कंट्रोलर के थ्रू जेएसपी कैसे कॉल करेंगे, ठीक है? तो इसीलिए हम चीज़ों को चंक्स में पढ़ रहे हैं, स्मॉल स्टेप्स में कि आईडी इंस्टॉल किया, फिर डेटाबेस के बारे में पढ़ रहे हैं। जावा कहाँ रखना है, जेएसपी कैसे कॉल करना है, इन चीज़ों को हमने पढ़ा, कंट्रोलर्स को हमने स्टडी किया, ठीक है? जब ये सारी बेसिक चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएगी, फिर जब ये सारी बेसिक चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएगी, उसके बाद इन सब नॉलेज का इंटीग्रेटेड यूज़ करके फिर हम लोग जो है वो प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेंगे। प्रोजेक्ट बनाने का मतलब हो गया जैसे हम लोग स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का अगर लेंगे, ठीक है? तो हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना देंगे या एक एप्लीकेशन बनाएँगे स्टूडेंट या एसएमएस के नाम से या जो भी नाम से। फिर अपना एक कंट्रोलर बनाएँगे। हम पहले ये देखेंगे कि स्टूडेंट के क्या-क्या इन्फॉर्मेशन हम अपने पास रखना चाहते हैं, किस तरह के फॉर्म बनाना चाहते हैं, ठीक है?
तो सबसे पहले उसके जो छोटी चीज़ें हैं कि फॉर्म आप कैसे बनाते हैं, फॉर्म को कॉल कैसे करते हैं, CRUD ऑपरेशन कैसे करते हैं। CRUD ऑपरेशन का मतलब हो गया कि आप डेटा सिलेक्ट कैसे करते हैं डेटाबेस से, आप शो कैसे करते हैं कि हाँ, हमारे पास इतने स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो डेटाबेस से डेटा गेट करना और डेटा को इंसर्ट करना, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है? अभी तो मैंने इनिशियल डेटा दिखाने के लिए केवल डेटा एसक्यूएल का यूज़ किया है, लेकिन ये हमारे काम नहीं आएगा। ये तो सिर्फ़ मैंने डमी स्टेप्स आपको दिखाने के लिए कि H2 कंसोल कैसे यूज़ होता है, उसके लिए किया है। मेनली तो आपको फॉर्म बेस्ड डेटा करना है कि फॉर्म में डेटा एंट्री कराना है यूज़र से और वो आपके कंट्रोलर पे जाएगा और यहाँ से जो है आपका डेटाबेस में राइट करने का क्वेरी लिखा जाएगा, ठीक है? खैर, तो अभी हम लोग थे कि हम लोग टेबल कैसे क्रिएट करेंगे और अपना डमी डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे, इनिशियली उसके लिए है, ठीक है? और अगर मुझे अपने जेएसपी से कोई कंट्रोलर कॉल करना हो, जैसे सपोज़ मेरे पास मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए एक कंट्रोलर बना रखा है, ठीक है? इसमें इस कंट्रोलर के अंदर हम लोग क्या करेंगे? इस कंट्रोलर के अंदर हम लोगों के पास कुछ बुक्स है, ठीक है? देखिए हम लोगों ने अभी एक डमी डेटा सेट भी किया था, डमी डेटा सेट किया, हमारे पास एक बुक पड़ा हुआ है कोई, ठीक है? ठीक है, हमारे पास सपोज़ 2 बुक पड़े हुए हैं, 2 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं बुक्स टेबल के अंदर। तो उन सब को हम कैसे गेट करेंगे? तो उसके लिए सपोज़ मैंने एक ये क्या किया है कि एक बीएमएस नाम का यूआरएल बनाया है। ये क्या करेगा कि आपका एक मैनेज करने के लिए बुक्स को एक मेन्यू प्रोवाइड करेगा और ये मैनेज बुक्स डॉट जेएसपी क्या है? इसको देखते हैं हम लोग। मैनेज बुक्स डॉट जेएसपी के अंदर मैंने कुछ नहीं सिंपली एक टेबल बना रखा है, ठीक है? और उसके अंदर एक इनिशियल अभी मेन्यू पहले से दे रखा है कि अगर मुझे सारे बुक देखने हो तो मुझे तो मैं ये यूआरएल कॉल करूँगा, ठीक है? पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इस पेज को लोड करते हैं, ठीक है? एप्लीकेशन हमारा ऑलरेडी रनिंग है, तो हम अगर /bms सिर्फ देंगे, यूआरएल कॉल करेंगे ठीक है? समझिए, अभी अभी क्या हुआ, हम लोगों ने ये यूआरएल कॉल किया। ये यूआरएल जैसे ही कॉल किया, ये गया इनसाइड गेट, ये देखिए यहाँ प्रिंट भी हुआ है और इसने कॉल कर लिया इस मैनेज बुक्स डॉट जेएसपी को। इस मैनेज बुक्स डॉट जेएसपी के अंदर हम लोगों ने अभी एक ऑप्शन दे रखा है कि सी ऑल बुक्स। इसी तरह से हम और भी आगे देखेंगे। सपोज यहाँ पे हम लोग देते हैं और ऑप्शंस, सी बुक बाय आईडी, मतलब हम केवल कोई आईडी एंटर करेंगे और उसके बेसिस पे हमारा, ठीक है, हम लोगों का सपोज कोई आईडी एंटर करें और केवल उस वाले का रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दे। तो ये सारी चीजें अभी हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, अपना यूआरएल कॉल करते हैं बीएमएस, ठीक है? हम लोगों ने अभी, मेरे पास सपोज 2 मेन्यू है, एक जहाँ पे मैं सारे बुक्स देख पाऊँ और एक जहाँ पर मैं बुक की आईडी एंटर करूँ और तब देख पाऊँ, ठीक है? तो अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए अगर कोई यूआरएल आपको कॉल करना है, कोई कंट्रोलर कॉल करना है, तो एक तरीका तो ये है कि अगर आपका फॉर्म है, तो आप फॉर्म सबमिट करके कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, जब आपको डेटा पोस्ट करना है, जब आपको डेटा पोस्ट करना होता है, तो आप फॉर्म के थ्रू करते हैं, ठीक है? या फिर अगर आपको इस तरह से कॉल करना है कि डायरेक्ट कोई यूआरएल कॉल करना है, तो आप एhref का यूज़ कर सकते हैं।
ये एजरफ जो है बेसिकली लिंक हो जाता है उस कंट्रोलर से और उसे कॉल करने का काम करता है। ठीक है? अब देखिए, जैसे देखिए मेरा एक यूआरएल है ऑल बुक्स, ठीक है? ऑल बुक्स नाम से एक बना रखा है मैंने। अब ऑल बुक्स के अंदर देखिए, ये क्यों इस तरह का डिस्प्ले कर रहा है ये बाद में देखेंगे। पहले हम लोग सिर्फ़ कंट्रोलर को कॉल करने के बारे में सीख रहे हैं, ठीक है? इसके अंदर क्या कॉल हो रहा है, कैसे कॉल हो रहा है, वो चीज़ हम लोग समझेंगे। लेकिन पहले हम लोग अभी सिर्फ़ कंट्रोलर को कॉल करना सीख रहे हैं। तो अगर ऑल बुक नाम का मुझे कंट्रोलर कॉल करना हो, तो मैनेज बुक्स डॉट जेएसपी के अंदर एएचरेफ का यूज़ करके मैंने इसे कॉल कर लिया है। अब जब मैं इस पे क्लिक करूँगा, ध्यान दीजिए, इस पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यूआरएल में क्या चेंज आएगा टॉप में देखिएगा। ठीक है? इसने जो है यहाँ पर ये कॉल कर दिया और अब मेरे कंसोल पे देखिए क्या प्रिंट हो गया है। कंसोल पे मेरे मैंने यहाँ पे क्या किया है बेसिकली, मैंने यहाँ पर गेट किया है जितने भी मेरे बुक हैं उस डेटाबेस से और उनको वन बाय वन मैंने प्रिंट कराया है यहाँ पे, ठीक है? इनको वन बाय वन मैंने प्रिंट कराया है। मेरे पास 2 किताबें हैं, एक तो है आर नागेश्वर राव की और एक है मेरे पास यशवंत कनेक्टर की। ये दोनों चीज़ें मेरे डेटाबेस में अवेलेबल है। इन दोनों डेटा को मैंने फेच करने का काम किया है और यहाँ पर ये गेट किया है अपने कंसोल में। अब पहले हम लोग इतना देख लेते हैं कि आप लोग इस चीज़ को कितना समझ पाए हैं।